जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस की मदद से एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखाऊंगा। इसे सिंपल CRUD ऑपरेशन ना समझ लेना। इसमें हमने यूज़ किया एपीआई, जिसकी मदद से हम डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं और डिलीट करा रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपके मनस्टाक कंसेप्ट और फायरबेस कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसे हम ऑनलाइन होस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म लगा हुआ है, नीचे हमारे पास टेबल है। अब इसके अंदर मुझे कोई भी आइटम को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। जिस तरह से मुझे नेम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाबर, लास्ट नेम अली, और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा ऐड आइटम के ऊपर। जैसे ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करूँगा थोड़ी सी देर लेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एपीआई का इस्तेमाल किया है, तो आपकी इंटरनेट स्पीड भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे मैंने ऐड किया, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डाटा हैज़ इंसर्टेड। नीचे हमारे पास डाटा भी आ गया जिसको हमने ऐड किया है। उसके बाद अगर इसको हमने अपडेट करना है तो जैसे अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसी पेज के अंदर होगा। तो इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो जो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए, और जो समझ लिया आपकी ट्रिक्स आ जाती हैं, जावास्क्रिप्ट ट्रिक्स या सीएसएस ट्रिक्स, उनमें से आप एक ट्रिक भी सीखोगे कि किस तरह से हमने अपडेट बटन के ऊपर क्लिक किया, उसी पेज के अंदर रहते हुए हमारे पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो गया जिसके अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है जिसको हमने इंटर किया अभी। अब बाबर अली के बजाय यहाँ पे मैं कोई नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे साबिर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे अपडेट करूँगा अगेन हमारे पास डाटा अपडेट हो जाएगा। थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि बेस करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास डाटा अपडेट हो गया। सेम हमारा यहाँ पे डाटा भी अपडेट हो गया, और अगेन हमारे पास जो स्टूडेंट वाला फॉर्म था जिसके अंदर हम डाटा को ऐड करते हैं वो वाला फॉर्म हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर इसको हमने डिलीट करना है तो जैसे डिलीट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आइटम जो है वो डिलीट भी हो जाएगी। और जो भी हम डाटा यहाँ से ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, वो रियल टाइम हमारा डाटाबेस के अंदर भी जा रहा है, जिसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे मोक एपीआई। ये एक फ्री एपीआई है जो हमारे एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, या कोई भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हमने वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें हमारे कंसेप्ट जो हैं एपीआईज के वो अच्छे से समझ आ जाते हैं, अच्छे से उनकी जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें हम इस एपीआई का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम डाटा को इसके अंदर इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी कराएंगे और डिलीट भी कराएंगे। और लास्ट पे हम इसको होस्ट करना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी रिएक्ट जेएस ऐप को गिटहब के ऊपर फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो इस एक प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आपको कोई भी इसके हवाले से कोई क्वेरी हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब CRUD ऐप को बनाने के लिए आपने VS कोड के अंदर आ जाना है। VS कोड के अंदर आपने टर्मिनल के अंदर सबसे पहले रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। कोई भी आपने खाली फोल्डर लेके VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है npx create react ऐप, और उसके बाद आपने कोई भी इसको फोल्डर नाम दे देना है। जिस तरह से मैंने इसको नाम दिया CRUD ऐप, आप इसको कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से। फिर आपने इंटर कर देना है। 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी ना, इस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक कमांड आएगी कि cd आगे फोल्डर का नाम, उस फोल्डर को ओपन करो और उसके बाद npm स्टार्ट, और आपकी रिएक्ट ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इसका आउटपुट आ जाएगा। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, और ये वैसे लेक्चर भी उनके लिए है जिनको एटलीस्ट रिएक्ट की इंस्टॉलेशन आती है। बाकी मज़ीद अगर आप लोगों को रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के हवाले से इशू हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा। अब रिएक्ट के अंदर जितनी भी अननेसेसरी फाइल हैं सबसे पहले हम उनको डिलीट करेंगे। src के अंदर हमने app.css को भी डिलीट करना है, टेस्ट को भी, और उसके बाद हमारे पास यार ये index.css इसको भी डिलीट कर देना है। और इसके अलावा पहले इसका ना मैं स्पीकर थोड़ा कर लूँ तो डिलीट के ऊपर इसके पास बड़ी सख्त आ रही है। उसके बाद आपके पास सारा ये logo.svg इसको भी डिलीट कर दिया, और उसके बाद रिपोर्ट ये इसको भी डिलीट कर दें, इसका भी कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है। सेटअप भी डिलीट कर दें। पब्लिक के अंदर भी जितनी फाइल्स हैं इंडेक्स के अलावा वो सारी डिलीट कर दें। जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी एक दफ़ा डिलीट कर दिया करें ताकि आपको
कोड लिखने में आसानी हो। वैसे मौजूद भी हो तो इतना मसला नहीं, आप उन्हीं को एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी डिलीट करो और सारा कोड आप खुद से लिखो। उसके बाद आपने आ जाना index.js के अंदर। index.js के अंदर सबसे पहले आपकी ये फाइल आ रही है, इसको आप ख़त्म कर दो, फिर index.css को उतार दो। जस्ट आपने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करना है और ऐप कंपोनेंट को, क्योंकि हमने मेन कोड ऐप के अंदर ही लिखना है। और ये आपके कमेंट्स और ये report.web इसको भी डिलीट कर दो। सेव किया। उसके बाद आप आ जाना app.js के अंदर। app.js के अंदर ये हमारे ऊपर वाली जितनी भी है इनको डिलीट किया, और ये जितना भी इसके अंदर आ रहा कोड इसको डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोड लिख लेते हैं। मैं इसमें जस्ट एक h1 का टैग लिख के ना, और उसमें मैं एक हेलो प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो, और हमारे पास जस्ट हेलो आना चाहिए। अब इसको यहाँ पे ओपन करके मैं देखूँगा तो ये मेरे पास जस्ट हेलो आ गया। तो अब रिएक्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट होगी। अब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करना। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपने लगाने होते हैं src फोल्डर के अंदर। अब src फोल्डर के अंदर आप चाहे अलग से कोई फोल्डर नाम दे दो या फाइल का नाम दे दो। मैं इसके अंदर फाइल का नाम दूंगा add.js, क्योंकि हमने सबसे पहले जो डाटा उसको ऐड करना है, डाटाबेस के अंदर इंस्टार्ट करना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा add.js। अब यहाँ पे add.js का भी इस्तेमाल कर सकते हो और add.jsx का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसमें add.jsx का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं ना उसी तरह के नाम दें। बाकी जो है आप JS दोगे वो भी सेम तरह से वर्क करेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें JS ही लगाया हुआ है, लेकिन मैं JSX लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे खुद से बनाए हुए जो है वो कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक कॉन्स्टेंट लेना है और कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऐड, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इक्वल कर देना है और एरो फंक्शन। अब इसके अंदर आप रिटर्न लगाओ, रिटर्न के अंदर आप कोई भी इसके अंदर डाटा प्रिंट जो है वो कर दो। मैं इसके अंदर जस्ट एक h1 का टैग लेता हूँ और इसमें मैं शो करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। सेव किया और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप ऐड को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर ये आपने एक और कंपोनेंट ले लेना है, उसको आप नाम दे दो data.jsx। अब डाटा जो है इसके अंदर आप एक अगेन कंपोनेंट लोगे। कंपोनेंट आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म डाटा या यूज़र डाटा, जो भी आप देना चाहो। मैं इसका यूज़र डाटा कर देता हूँ, यूज़र डाटा, और अगेन इसको हम एरो फंक्शन, और उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम इसको दे देंगे यहाँ पे एक हेडिंग के, बल्कि इसके अंदर जस्ट हम टेक्स्ट लिख देते हैं डाटा, क्योंकि इसके अंदर हमें अपने टेबल वगैरह लगाने हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट और यूज़र डाटा एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो हमारे पास ये ऐड कंपोनेंट है ना, अब ऐड कंपोनेंट को आपने इसी के अंदर इंक्लूड कर लेना है, और ये जो यूज़र डाटा इसको हम आगे एक्सपोर्ट कर देंगे app.js के अंदर। उसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम app.js के अंदर भी जस्ट एक कंपोनेंट को कॉल कर रहे होंगे, बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे हम यूज़र डाटा के अंदर लगा लेंगे। इससे हमारा एक तो कोड ऑर्गेनाइज होगा, उसके अलावा हमें कोड लिखने भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद ऐड कंपोनेंट, ऐड को हमने इंपोर्ट किया और जस्ट इसके ऊपर हमने इसको कॉल कर लेना है। इसको कॉल कर लिया। अब ये जो यूज़र डाटा है इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है ये app.js के अंदर। यहाँ पे इंपोर्ट करो, और उसके बाद यूज़र डाटा यहाँ पे अगेन हम मैन्युअली टाइप करते हैं ताकि वो खुद से वो जो उसे ऐड कर दे। अच्छा, इसको अभी नहीं कर रहा तो मैं इसके लेट में चेक कि क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी आपके कंपोनेंट सही से लगी हो ना तो ये ऑटोमेटिकली उसको पिक करता है। यूज़र डाटा ठीक आ रहा है, एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट ये भी ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दोबारा करते हैं इंपोर्ट और यूज़र डाटा, और इसको आप यहाँ पे लगा दो सेम जिस तरह से आपने जो ऐड कंपोनेंट है उसको लगाया। सेव किया। अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ गया। अब जो भी हम चेंजिंग करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें पेज के अंदर शो होगी। अब add.js के अंदर सबसे पहले हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, क्योंकि जो हमने डाटा लिखना है वो तो फॉर्म के अंदर ही लिखना है ना, जो हमने डाटा को सबमिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और डिव को यहाँ पे क्लास लगा देंगे, क्लास, और क्लास को हम नाम दे देंगे add_data, ये भी हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक h1 की हेडिंग लेनी है, उसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट्स। उसके अंदर डाटा हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, और उसके नीचे हमने एक और लेनी है डिव,
और उसको हम क्लास दे देंगे फार्म, क्लास फार्म डिव, क्योंकि इसके अंदर हमें अपना जो फार्म है वो क्रिएट करना है, फॉर्म डिव। और फिर इसके अंदर भी हमने एक इनपुट का टैग लेना है, इनपुट का टैग, और इनपुट के टैग के अंदर सबसे पहले इसको हम टाइप देंगे, टाइप इसको हम देंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज, और इसके अंदर हम देंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे नेम। अब इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लेना 2 दफ़ा, और यहाँ पे इसकी टाइप भी टेक्स्ट होगी, और प्लेस होल्डर में होगा लास्ट नेम, लास्ट नेम। सेव किया, और अब इसको यहाँ पे इसके नीचे एक बटन का टैग भी ले लेते हैं, जिसको हमने, जिसके अंदर हमने लिखना है ऐड आइटम, ऐड आइटम। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसके अंदर हमारे पास एक बटन भी लगा हुआ है। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल के लिए क्योंकि हमारा कोड इतना ज़्यादा वो लॉन्ग नहीं होना, शॉर्ट ही होना है, तो src फोल्डर के अंदर ही मैं एक style.css की फ़ाइल ले लेता हूँ, style.css। अब इस फाइल को भी मैं app.js के साथ लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे ./style.css। अब style.css के अंदर मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारे पास फ़र्क कर रही है कि नहीं कर रही। बॉडी और बॉडी के अंदर जस्ट मैं एक दफ़ा बैकग्राउंड इसको रेड लगा के चेक कर लेता हूँ, रेड लगाया, और इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास रेड अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ तक कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारे CSS की फ़ाइल अच्छे से लिंक हो गई है। अब इसको हमने यहाँ पे रेड नहीं लगाना, इसको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टार मार्क और मार्जिन 0, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे इसको पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, साथ में लिस्ट स्टाइल नन। ये बेसिक कोडिंग होते हैं, हम आपने हर जो CSS की फाइल है उसके अंदर आपने लिख लेना। उसके बाद बॉडी टाइप को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे इसको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को हम दे देंगे यहाँ पे, बल्कि फ़ॉन्ट साइज़ की बजाय हम इसको फ़ॉन्ट फैमिली देंगे, साइज़ हम मैन्युअली टाइप कर लेंगे। कोई भी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दो जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दैट्स इट। ये हमारा बेसिक सा कोड था, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। अब उसके बाद इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दो ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बन जाए, तो हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0, तो ये आ गया। अब थोड़ी सी पैडिंग भी होगी। अब उसके बाद हमने सेलेक्ट करना ये डिव को, जिसको हमने क्लास लगाई हुई ये फार्म डिव। तो अब आएंगे हम add.js के अंदर, इस क्लास को कॉपी करते हैं, फार्म डिव। तो ये हमने ई भी लगाया हुआ, इसको हम ख़त्म करें, जस्ट हमने डिव लिखना है। सेव, इसको कॉपी किया और सेव, और यहाँ पे हम यहाँ पे div डॉट फार्म डिव, जिसके अंदर हमारे पास वो वाली डिव जिसको हमने क्लास लगाई हुई फार्म डिव। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे विड्थ इसको हम देंगे 80%, और उसके बाद पैडिंग इसको हम दे देंगे 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। फिर उसके बाद मार्जिन इसको हम देंगे यहाँ पे 0 और ऑटो। डिस्प्ले इसको हम देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे जस्टिफाई बॉर्डर बॉटम वो इसको हम देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा सा स्टाइल बन गया। अब उसके बाद ये हमारे पास इनपुट्स हैं, इनको स्टाइल करते हैं, और साथ में बटन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पूरी को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये वाली डिव, और उसके अंदर जो हमारे पास इनपुट का टैग है, तो इनपुट को जो टैग है सबसे पहले इसको हम देंगे बॉर्डर इसको हम देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में हम इसकी जो आउटलाइन है वो हम कर देंगे नन, या हम 0 कर देंगे। उसके बाद इसको हम दे देंगे पैडिंग, ताकि थोड़े से हमारे पास ये चौड़े भी हो जाएं, 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास थोड़े से चौड़े हो गए। उसके बाद हम ये जो बटन है उसको स्टाइल कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी किया यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हम बटन के टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम लगाएंगे कर्सर इसका हम कर दें, बल्कि कर्सर हम कर देते हैं ए, और बटन सब को पॉइंटर। ये हम कोड को भी थोड़ा सा शार्ट लिखते हैं ना, A/बटन के यहाँ पे ए का टैग और बटन का हो, उसका जो कर्सर है वो पॉइंटर ही रखो। अब ये बटन को हम सबसे पहले पैडिंग देंगे, पैडिंग इसको हम देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल और लेफ़्ट और बॉटम से 15 पिक्सल, साथ में आउटलाइन और बॉर्डर नन, वो भी आई थिंक ऑलरेडी हमने किया हुआ है, लेकिन इसको मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि बटन के टैग है। आउटलाइन नन, और उसके बाद बॉर्डर भी नन।
कि ना इसका बॉर्डर हो ना इसकी आउटलाइन हो। और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे यहाँ पे ग्रीन, और ग्रीन को हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना कि एग्जैक्ट ग्रीन ना हो, थोड़ा सा लाइट सा बन जाए। और उसके बाद कलर इसको हम देंगे वाइट, और साथ हम इसको देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड, और वो भी हम देंगे इसको ये वाला कलर RGB ये वाला। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये बटन हमारे पास आ गया। ऑलमोस्ट ये ठीक हुआ, अच्छे से डिज़ाइन हो गया है। आप इसमें मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई एनिमेशन लगाना चाहो या जो भी करना चाहो। उसके बाद इसको हम देंगे थोड़ी सी ट्रांजिशन, क्योंकि इसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट भी लगाना है। ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। उसके बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके होवर इफेक्ट के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हम होवर करें देन क्या करो, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कर दो ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद इसका जो फाउंड कलर है वो आप कर दो ये वाला कलर जो हमारे पास RGB ये वाला है। सेव किया। अब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो बड़े अच्छे से ये इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो अब आपका जो ऐड टू फार्म है वो क्रिएट हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास जो नीचे यूज़र डाटा है जिसके अंदर हमारे पास टेबल लगा होना है और बाकी डाटा उसको डिज़ाइन करना है। उसके लिए आता हूँ मैं data.jsx के अंदर, यहाँ पे हमारा ऐड लगा हुआ कंपोनेंट। अब इसके नीचे हम एक लेंगे अलग से डिव, अब बल्कि डिव की बजाय हम यहाँ पे एक डायरेक्टली h1 का टैग ले लेते हैं, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है h1 का टैग, और h1 के अंदर हम लिख देते हैं टेबल डाटा या यूज़र डाटा जो भी आप रखना चाहो। और उसके बाद हम इसको दे देंगे यहाँ पे टेबल टैग। यहाँ पे टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम एक लेंगे TR का टैग, टेबल रो, और इसके अंदर सबसे पहले TH टेबल हेडिंग, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट नेम, और इसको कॉपी पेस्ट किया। फिर हमारे पास आ गया लास्ट नेम, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अपडेट और डिलीट, अपडेट और डिलीट, और इसके नीचे हम अगेन लेंगे एक TR का टैग, और इसके अंदर हम लेंगे TD, इसके अंदर हम लेंगे TD। TR के अंदर या TH लगाते हैं या TD लगाते हैं। तो इसको हम नेम देंगे, नेम इसको देता हूँ डमी बाबर, और लास्ट नेम इसको अली, और फिर इसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे A का टैग, या आप दे दो इसके अंदर बटन का टैग, मैं इसको दूंगा A का टैग, और A के टैग के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे अपडेट। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और फिर हम इसको देंगे यहाँ पे डिलीट। अब इनकी यहाँ पे हमने क्लासेस लगा देनी है, इसको हम क्लास लगा देंगे U_, बटन अपडेट बटन, और जो डिलीट वाला है इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे डिलीट या D_, बटन, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। सेव किया। अब इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास टेबल लग गया। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं अगेन जो हमारे पास CSS की फ़ाइल है उसके अंदर आऊँगा, और ये आगे CSS फाइल के अंदर सबसे पहले हमारे पास H1 की हेडिंग है, तो उसको यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे ताकि थोड़ी सी उसकी स्पेस बन जाए। तो 10 पिक्सल उसको देंगे टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। उसके बाद हम टेबल टैग को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम देंगे यहाँ पे विड्थ 80%, और फिर उसको देंगे मार्जिन 0 टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से ऑटो। जब लेफ़्ट राइट से हम ऑटो कर देंगे तो हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद टेबल टैग के अंदर TR के टैग, और TR के अंदर जितने भी TH के टैग हैं उनका सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेंगे। कलर हम इसका लिखेंगे RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, वो हम करेंगे 1, और ग्रीन उसका हम रख देंगे 25, और जो ब्लू कलर है वो उसका हम देंगे 31। एक प्यारा सा कलर बन जाएगा। और उसके बाद हम इसको देंगे पैडिंग, तो पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी वो स्पेस भी क्रिएट करें। अब इसको यहाँ पे चेक करो तो टेबल आपका थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब उसके बाद जितने भी इसके अंदर TD के टैग्स हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब इसके अंदर TD, तो TD के अंदर भी हम सेम पैडिंग लगा देंगे 10 पिक्सल, पैडिंग भी लग गई। और उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल बटन है, टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर TR का टैग और A टैग जिसको हमने क्लास लगाई हुई है U_BTN अपडेट वाला बटन, तो उसको हम सबसे पहले देंगे यहाँ पे पैडिंग। तो पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल, 1 पिक्सल नहीं, इसको देंगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर इसको हम देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड,
और कलर इसको हम देंगे यहाँ पे जो हमारे पास डिलीट वाला है ना, सॉरी अपडेट वाला है, उसको हम देना है येलो टाइप कलर। तो यहाँ पे उसको हम देंगे RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू, और वो हमारे पास कोड है इसका 2 आई थिंक है 210 और ग्रीन इसको हम देंगे यहाँ पे 13, ब्लू इसको हम देंगे यहाँ पे फिर 13 और लास्ट हम देंगे इसको 0.93। सेव किया 903 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारे पास ये बन जाए। अच्छा ये हमारे पास रेड बन गया, ये आई थिंक डिलीट वाला बन गया। चलिए इसको भी लिखा रहने दे क्योंकि हमने डिलीट वाला भी लगाना है। तो येलो के लिए हम करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है वो DBTN कर देते हैं और इसका हम यहाँ पे कलर कर देते हैं येलो। उसके लिए यहाँ पे हैश और F0AD4E सेव किया, ये हमारे पास येलो बन गया। और ये हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो सेम ये कलर हमने इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। और ये जो हमारे पास डिलीट वाला बटन है इसके ऊपर भी हमने सेम ये वाला जो रेड वाला कलर है इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है। तो इसी के यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये बटन हमारे पास हो गया। अब इनके जो फ़ॉन्ट कलर हैं वो थोड़े से चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ को हम देंगे यहाँ पे 25 पिक्सल और सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, अगर चेंज करना हो तो हम अगेन कर लेंगे। ये फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ही है, फ़ॉन्ट साइज़ का हमने 16 करके देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल। अब ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको हम कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, कलर इसका हम वाइट कर देंगे। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो अपडेट वाला है इसका कलर भी हम कर देंगे वाइट, वाइट कर दिया। सेव किया और ये भी इसका भी कलर वाइट हो गया। अब इसके होवर इफेक्ट के ऊपर आते हैं और इसके होवर इफेक्ट के ऊपर थोड़ा सा इसको हम ट्रांजिशन वगैरह लगा देते हैं। तो जब भी अपडेट वाले बटन के ऊपर हम होवर करें तो सबसे पहले तो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो, तो बॉर्डर कलर हम यहाँ पे इसको देंगे 1 पिक्सल, और बल्कि बॉर्डर कलर इसका लगा रहने देंगे। जस्ट हम इसका बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और साथ में जो इसका मेन कलर है वो इसके हम फ़ॉन्ट के ऊपर लगा देंगे। सेव किया, अब इसको हम चेक करते हैं, ये इसके ऊपर लग गया, ठीक है। अब सेम इस तरह से आपने डिलीट बटन के ऊपर भी करना है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे, और जब इसके ऊपर हम होवर करें, होवर करने के बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसका फ़ॉन्ट कलर ये रेड वाला हो जाए। उसके लिए यहाँ पे हम ये लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रांजिशन लगानी है, तो ट्रांजिशन के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज इन आउट। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हमने लगा देना है जो डिलीट वाला बटन है उसके ऊपर। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, अब इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, होवर इफेक्ट, ठीक हो गया। अभी आपका टेबल भी डिज़ाइन हो गया और आपका जो इंसर्ट टेबल, सॉरी आपका फॉर्म और आपका टेबल दोनों डिज़ाइन हो गए। अब आते हैं हम इसकी मेन कोडिंग की तरफ कि जब हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो। तो उसके लिए आप अगेन आ जाओ अपने ऐड कंपोनेंट के अंदर, add.js के अंदर, और ये जो आपका कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएटेड है ना, यहाँ पे आपने लेना है यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का, हुक्स का, जिसके अंदर हमने डाटा को चेंज भी करवाना है। तो नेम, उसके बाद यहाँ पे सेट नेम, इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का, ठीक हो गया। और इसको हम अगेन यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे और इसके अंदर हम इसको देंगे यहाँ पे लास्ट नेम और सेट लास्ट नेम, और इसको हम देंगे एरे, बल्कि इसको हम यूज स्टेट इस्तेमाल करेंगे। ये भी हमारा जस्ट सिंगल टेक्स्ट ही होना है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है ना, जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट के ऊपर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सेट कर देनी है। जो हमारे हुक्स हैं वो नेम, और जब इसके ऊपर हम चेंज करें ऑन चेंज का मतलब है जब इसके अंदर हमको टेक्स्ट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ई का मतलब है ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट है वो, और उसके बाद ये जो हमारे पास सेट नेम है
इसका नेम सेट करो और सेट नेम के अंदर आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी आप इस इनपुट के अंदर वैल्यू दोगे वो सेट नेम हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर लो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको कोड अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको अगेन वैल्यू जो सेकंड है वैल्यू हम इसको देंगे लास्ट नेम, और अगेन इसके ऊपर हम ऑन चेंज के ऊपर लगा देंगे सेट लास्ट नेम ऑन चेंज, और ऑन चेंज के ऊपर अगेन यहाँ पे ई और एरो फंक्शन, यहाँ पे सेट लास्ट नेम और सेट लास्ट नेम के अंदर भी ई डॉट टारगेट और डॉट वैल्यू की जो भी इसके अंदर हम वैल्यू चेंज करेंगे वो वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास बटन है, बटन के ऊपर आपने फंक्शन लगाना है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑन क्लिक के ऊपर कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो सबमिट हैंडल एक बटन हो, फंक्शन हो सबमिट हैंडल, ठीक हो गया, या ऑन सबमिट या ऑन जिस तरह से भी आप इसको नाम देना चाहो। मैं इसको नाम रख देता हूँ ऑन सबमिट हैंडल। और फिर इसको हमने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लेना है। उसके लिए मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल करूँगा ऑन सबमिट हैंडल यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ पे इक्वल का साइन, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, ये हमारा एरो फंक्शन डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे आपका ना थोड़ा सा ज़हन आपने लड़ाना है क्योंकि हमने इसमें यूज़ करना APIs को। API की मदद से ये हमारे पास एक मॉकअप API है, इसकी मदद से हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है ताकि हमारे पास एक मान स्टैक ऐप वाली फीलिंग्स आएँ। जिस तरह से मान स्टैक में कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं ना कि आप डाटा को इंसर्ट करते हो, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो ना कि किस तरह से आप API के थ्रू डाटा को इंसर्ट करते हो, तो इस एक वीडियो के अंदर आप मान स्टैक जो कंसेप्ट है उनको भी अच्छे से समझ सकोगे। क्योंकि जब हम मान स्टैक में काम करते हैं, Node.js के साथ आप डाटा को इंसर्ट करते हैं, तो सेम यही वाली फंक्शनैलिटी इस्तेमाल होती है, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो इतनी जो है ना वो मेजर नहीं होती, माइनर सी होती है। बाकी फंक्शनैलिटी ये सेम ही होती है और जो इसके पीछे लॉजिक है वो भी सेम तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाना ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट और ये आ गया। अब उसके बाद आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर, ये है हमारे पास mock-api.io और /projects। अब सबसे पहले आपने इसके ऊपर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसका रख देता हूँ ऐप डाटा। उसके बाद हम कर देते हैं क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर एक टेबल लगा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसमें ना आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अगर सेकंड प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ये इस एक के अंदर भी आप मल्टीपल जो है टेबल लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि आप एक टेबल बनाओ, 10 टेबल बना सकते हो, इसके अंदर 20 टेबल बना सकते हो, तो आप भी इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्टीमेट तो आपने भी प्रैक्टिस ही करनी है ना, काम सीखना है। अब ये आपका ना एक URL बांध रहा है। अब जब भी आपने काम करना है APIs के साथ तो इसके मैटर करते हैं एंड पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे एक न्यू एंड पॉइंट जो है ना वो ऐड करेंगे, न्यू रिसोर्स, तो इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अंदर हमें टेबल के अंदर कौन सी फील्ड चाहिए, ये हमारे पास फील्ड है। अगर हम यहाँ पे कोई भी ना दें तो जब हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाएंगी, लेकिन आपने पहले दे लेनी है ताकि आपके पास कोई भी एरर ना आए। ये क्रिएटेड है, ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट ID नेम और लास्ट नेम, ये मुझे 3 जो है ना वो फील्ड चाहिए। ID आपने लाजमी रखनी है, उसके बाद नेम आपका और लास्ट नेम, ये हमारी दोनों जो है ना फील्ड हैं जो हमने यहाँ पे दी हुई है, नेम और लास्ट नेम। और ID तो आपने रखनी है ना ताकि वो यूनिक बन जाए। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये वाला जो डाटा है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका ये जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपने PHP में काम किया या इवन आपने Node.js में काम किया है तो हम डाटाबेस के अंदर MongoDB के अंदर या MySQL के अंदर सेम तरह से जो टेबल है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका जो URL बांध रहा है ना ये आपका API URL है, इसके थ्रू ये आपका एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब सारा काम आपने इसके ऊपर ही करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, प्लगइन का नाम है Axios। ये आपके पास यहाँ पे लिखो npm और उसके बाद लिखना है AX npm i, इसको हम सारे पहले क्लिक npm i मतलब इंस्टॉल AXIOS इंटर क्लिक।
अब आपने 1 मिनट वेट करना है, क्योंकि 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको अब हम यहाँ पे चेक करते हैं app.add.js के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे Axios। अच्छा, अभी ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि ये हमारे पास क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा। अच्छा, एरर हमारे पास ये है कि हमने Axios को यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट Axios, यहाँ पे फ्रॉम Axios। अब ये हमारा थोड़ा सा इशू था, ये वाला Axios। अब हम करेंगे इंपोर्ट Axios, और इंपोर्ट हमने किया Axios फ्रॉम Axios। ये हमारे पास प्लगइन है जिसका काम है कि जो APIs है उनकी आपस में बात करवाना। ये से मेरा रिश्ते करवाने वाली माई है, जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की आपस में बात करवाता है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, और इसके अंदर हम अब ये हमारे पास एरर गायब हो गया। अब इसमें हम इंटर करते हैं बाबर और अली। अब हम करते हैं ऐड आइटम। अगर हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ जाता है तो इसका मतलब हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास जो अलर्ट बॉक्स आ गया कि डाटा इंसर्टेड। अब ये वाला URL है, इसको आप अगर रीलोड करोगे तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे भी आ गया होगा। ये हमारे पास डाटा आ गया, और इसके साथ हमारे पास लास्ट नेम के अंदर हमारे पास कुछ और ही आ रहा है। अब ये हमें डाटा नहीं चाहिए। लास्ट नेम के अंदर हमने तो वो अली को प्रिंट करवाया है। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये हमारे पास क्यों आ रहा है। लास्ट नेम और लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम, ये हमारे पास ठीक है। और ये सेट लास्ट नेम e.target. अच्छा, ये वैल्यू की स्पेलिंग नहीं थी, वैल्यू। अब इसको गेन करते हैं यहाँ पे ऐड आइटम। अब इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास इसको हम एक दफ़ा रीलोड करके दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे आंसर और अली ऐड आइटम। अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। अभी हमारे पास ठीक आ गई, ये डाटा हमारे पास सही से इंसर्ट हो गया। पहले हमारा वो वैल्यू वाला स्पेलिंग ठीक नहीं था, हमने यहाँ पे वैल्यू के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे थे। जब भी आपने मिस्टेक करनी है तो आपके पास एरर तो आना ही है, और कोडिंग में तो एरर ऐसे आते हैं जैसे कि फ्री में मिलते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया डाटाबेस के अंदर। अब हमने क्या करना है कि इस डाटा को गेट करना है और अपने पेज में शो करवाना है। लेकिन उससे भी पहले ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स है ना, अब यहाँ पे हमें अलर्ट बॉक्स चाहिए कोई थोड़ा सा प्यारे वाला। तो मैं यहाँ पे एक और कांस्टेंट लूँगा, और कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा एक अलर्ट, और फिर इसको करूँगा सेट अलर्ट यहाँ पे, और व्यू स्टेट के अंदर अगेन सेम उसी तरह से। अब ये जो अलर्ट है ये मुझे चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर। तो मैं इसको बल्कि स्टूडेंट से नीचे हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्पैन का टैग लेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम इसको जो सेव कर लेंगे अलर्ट को, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट अलर्ट डाटा हैज़ इंसर्टेड। और उसके बाद जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं ना, अगर हम सबमिट किया देखो तो हमारे पास ये जो नेम है ना ये वैसे के वैसे रहते हैं, मतलब बाबर लिया या अंसर लिया वो सेम ही रहता है अगर हम ऐड करें तो। अब इसको भी हमने चेंज करना है। मैं बाबर और यहाँ पे कोई और ऐड करके ऐड करूँगा। तो ये हमारे पास डाटा हैज़ इंसर्टेड हो गया। लेकिन ये जो डाटा ये हमारे पास इनपुट के अंदर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जब ऐड आइटम करूँ तो ये डाटा हमारे पास डाटाबेस के अंदर इंसर्ट भी हो और इनपुट भी खाली हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेट नेम है इसको हम यहाँ पे गेट करके और खाली कर देंगे, और सेम उस तरह से हम जो सेट अलर्ट है उसको भी सेट लास्ट नेम है उसको भी सेम हम इसी तरह से कर देंगे, सेट लास्ट नेम और सेम उसी तरह से। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी डाटा लिख के अगर ऐड आइटम करेंगे तो ये हमारे पास ये जो इनपुट है ये खाली हो जाएंगे और डाटा हैज़ इंसर्टेड आ जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा खूबसूरत करना है, तो उसके लिए इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे स्पैन टैग को। अच्छा, ये स्पैन की स्पेलिंग भी नहीं ठीक। और इसके बाद इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे। क्लास के अंदर हम लिखेंगे इसको कि क्या इसको हम अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट, और अलर्ट एस कर देते हैं, सक्सेस अलर्ट। सेव किया, आते हैं स्टाइल और सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया। इसको सबसे पहले फॉन्ट साइज देंगे 25 पिक्सल, और कलर इसको हम दे देंगे यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन। सेव किया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये डाटा हैज़ इंसर्टेड आ गया बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ। अब डाटा हमारा इंसर्ट हो गया। अब इस डाटा को हमने गेट करना है।
अब डाटा को गेट करने के लिए आपने data.jsx फाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने अगेन कांस्टेंट इस्तेमाल करने हैं, कांस्टेंट और डाटा और सब, उसके बाद सेट डाटा। ठीक हो गया। और यूज स्टेट, और इसके अंदर आपने यूज स्टेट और इसके अंदर आपने लेना एरे, क्योंकि ये वाला डाटा हमारे पास होना है एरे के अंदर, तो इसके अंदर एक एम्प्टी हम एरे लेंगे। फिर उसके बाद एक और कांस्टेंट, और इसके अंदर हम देंगे अलर्ट और सेट अलर्ट। ठीक हो गया। और इसको भी हम यूज स्टेट के बाद इसके अंदर हम ये वाला दे देंगे। अब अगेन डाटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन का हम नाम रखेंगे गेट डाटा फंक्शन और गेट डाटा। अब डाटा हमने गेट करना चूँकि एपीआई से, तो उसके लिए अगेन हम एक्शियस को पहले इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट एक्शियस फ्रॉम एक्शियस, याद है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसको हम करेंगे गेट, यहाँ पे एक्शियस डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर हम सेम ये वाला यूआरएल पास कर देंगे जो हमने ऐड करते वक्त पास किया था। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे data.js के अंदर, यहाँ पे हम इसका जो डाटा है उसको पेस्ट कर देंगे। अब इस यूआरएल के थ्रू इसने जो डाटा है उसको भी गेट कर लेना है, और उसके एंड पे हम प्रॉमिस पास कर देंगे डॉट देन के जब ये हमारे पास डाटा आ जाए देन हमारे पास प्रॉमिस एक शो करवा दो। उसके अंदर रिस्पॉन्स पैरामीटर देंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे कंसोल के अंदर पहले प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल और रिस्पॉन्स। सेव किया। और अब ये जो फंक्शन है इसको हमने कहीं पे कॉल भी तो करना है, लेकिन React.js के अंदर हमने जब भी फंक्शन को कॉल करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट्स का। हमने वैसे नहीं कॉल कर लेना, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट्स का, यूज़ इफेक्ट के अंदर हम जस्ट अगेन फंक्शन को कॉल कर लेना है, और यहाँ पे हमने कर देना है ये एरे। ठीक हो गया। अब जब भी आपने यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करना है, इसको आपने लगाना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है अगर आपने प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं। तो अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किए हुए React.js के, तब ये आपका ये इंपोर्ट नहीं होगा, तब आपको मैन्युअली इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट करना पड़ता है। अब सेव किया। अब आते हैं हम कंसोल के अंदर। अगर कंसोल के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा होगा तो हमारा जो कोड है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब कंसोल के अंदर है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये मल्टीपल डाटा हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट डाटा, तो हमारे पास जस्ट जो हमने डाटा इंसर्ट किया सिर्फ वही आएगा। अब यहाँ पे नीचे देखो, इसको रीलोड करते हैं। अब ये देर लेगा थोड़ी सी, क्योंकि बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड भी थोड़ा सा आई थिंक नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से। अब ये देखो, अब ये डाटा हमारे पास आ रहा है। ये जो भी वहाँ पे हमने डाटा इंसर्ट किया हुआ है ना, तो वो वाला डाटा हमारे पास कंसोल के अंदर शो करवा रहा है। अब हमारे पास कंसोल के अंदर आ गया, तो इसको हम पेज में आसानी के साथ प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेट डाटा का, और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेट डाटा किया, और यहाँ पे हमारे पास तैयार आ रहा है। इसके ऊपर हम करते हैं इसको डाटा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और उसके लिए डाटा डॉट मैप, क्योंकि हमने डाटा को मैप करना है। मैप के अंदर इसके अंदर हम देंगे आइटम, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ना काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये मैपिंग कर रहे होते हैं ना, ये करली ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब जब भी करली ब्रैकेट्स लगाओगे तब आपके पास डाटा नहीं आना, क्योंकि हम मैप कर रहे हैं, हम कोई फंक्शन नहीं लगा रहे हैं। तो उसके लिए आप अगेन यहाँ पे पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हो, छोटी ब्रैकेट्स का। आई समझ? अब इस सारे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है या कट करना है, और इसके अंदर आपने लगा देना है। अब ये आपका एरर भी गायब हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, आपके पास जो आपका आउटपुट है वो नहीं आनी, क्योंकि मैं भी स्टार्ट में इस तरह से गलती करता था कि मैं यहाँ पे लगा देता था करली ब्रैकेट। अब डाटा इंसर्ट आसानी के साथ हो जाता था, लेकिन उसको गेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और गलती सिर्फ यही होती थी कि मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर देता था स्टार्ट में। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स नहीं, हमने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट पेरेंथेसिस ही इस्तेमाल करने होते हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर है उनको बताने का मकसद यही है कि वो ये गलती ना करें। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि आइटम, अब आइटम उसके बाद आपने लिखना है नेम। सेव किया। अब जो आपके पास है ना ये सेट डाटा, ये रिस्पॉन्स और डाटा तक एलिमेंट को गेट कर रहा है। अब उसके आगे हमारे पास डाटा के आगे है नेम है, लास्ट नेम है और आईडी है। तो जब हम आइटम डॉट नेम लिखेंगे तो जितने भी नेम है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। अब ये देखो बाबर 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 कितने दफ़ा प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने हर दफ़ा बाबर ही दिया।
और उसके बाद इसको हम कॉपी करके यहाँ पे अगेन इसके अंदर हम करेंगे लास्ट नेम, यहाँ पे आइटम डॉट लास्ट नेम। तो जितना भी हमारे पास लास्ट नेम के अंदर डाटा मौजूद है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो, अभी ये यूआरएल हमारे पास गलती से हुआ था क्योंकि उसमें हमारी गलती थी कि हमने वैल्यू के स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे थे, तो वो यूआरएल भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आ गया। उसके बाद जितने भी सेकंड नेम है, इसका लास्ट नेम है, वो आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने डाटा को डिलीट करना है, तो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी के ऊपर हम इसको डिलीट करते हैं ये यूआरएल को। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिलीट की स्पेलिंग ठीक करेंगे, डिलीट की स्पेलिंग नहीं ठीक। अब ये जो बटन है ना हमारे पास, ये वाला ए वाला, इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन लगाना है। अब डाटा को डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो कोई मुश्किल नहीं है, अपने 1 या 2 मिनट के अंदर इसको बना लेना। यहाँ पे ऑन क्लिक, जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करें और इसके ऑन क्लिक के ऊपर आपने अगेन एक फंक्शन लगा देना है डिलीट बटन का। जब भी आपने इसके ऊपर फंक्शन लगाना है तो इसको आपने लगाना है एरो फंक्शन के अंदर, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा देना, डिलीट हैंडल और उसके बाद आपने आइटम डॉट ID। ठीक होगा कि जब हम डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसी की स्पेसिफिक ID सारा ना डिलीट हो जाए। अब ये डिलीट हैंडल इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डाटा को गेट किया है ना, इसी के नीचे आपने लगाना है इसको डिलीट वाले को, इससे ज़्यादा नहीं लगाना नीचे। जैसे आपने कमेंट कर देना ताकि लास्ट में हमारे पास आ रहा है यूज़ इफेक्ट, तो हमारा जो डाटा वो लास्ट पे गेट होता रहे सही से। जो भी हम फंक्शनैलिटी ऐड करें, डाटा को डिलीट करें, इंसर्ट करें या हम इसको अपडेट करें, तो लास्ट में हमारे पास यूज़ इफेक्ट के थ्रू डाटा जो है वो अपडेट हो जाए, गेट हो जाए वहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, डिलीट हैंडल, और इसके अंदर हम ID को पास करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम अगेन एक्सियस डॉट डिलीट, ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, और इसके अंदर ये वाला URL जो हमने यहाँ पे URL दिया है ना, ये वाला, इसी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे लगाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ, बल्कि इसको हमने लगाना है ये बैकटिक्स के अंदर। अगर इसको आप लगाओगे ना ये सिंगल कोट्स के अंदर, फिर आपको अलग से वो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको बैकटिक्स के अंदर लगाओगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्लैश लगा के $साइन और फिर करली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ID पास कर दोगे, तो ये आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो भी इसके अंदर पास हो जाएगा। ये जो ID है ना, ये इसके अंदर पास हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि डॉट देन लगाना है कि जब ये हमारे पास हो जाए देन तो हमारे पास एक जो है वो फंक्शन शो करवा दो जब डिलीट हो जाए आइटम। तो वो क्या हो कि वो उसमें हमारे पास जो अलर्ट है ना वो एक शो करवा दो, सेट अलर्ट के अंदर शो करवा दो डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। अब जब भी आपका डाटा डिलीट होने के बाद हमारे पास डाटा बाकी का गेट हो जाए, गेट डाटा, ताकि रियल टाइम हमारे पास आउटपुट शो हो। सेव किया इसको, और ये जो हमारे पास सेट अलर्ट है ना, तो ये अलर्ट हमने कहीं पे कॉल नहीं किया, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं टेबल के अंदर ही। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे लेंगे स्पैन का टैग, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम इसको कर देंगे पास अलर्ट को, और इसके ऊपर हम क्लास लगा देंगे। क्लास इसके अंदर हम लगा देंगे यहाँ पे क्या इसको करें डिलीट, तो हम करेंगे डी अलर्ट, या अलर्ट डी कर दो। इसको कॉपी करो और स्टाइल कर दो थोड़ा सा, इसके ऊपर जस्ट हमने कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे यहाँ पे 25 पिक्सल, और ये कलर को हमने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, सेव किया। अब इसके ऊपर हम जैसे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास शो हो जाएगा यहाँ पे डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, और ये जो डाटा वो डिलीट भी हो गया। सेम उस तरह से अगेन हमने डिलीट करना है, तो अगेन जो डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। अब जो इमेज URL आ रहा था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। अच्छा, अब वो हमारे पास डाटा डिलीट भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे डाटा को ऐड करते हैं ना, अगेन हर दफ़ा बाबर कर देता हूँ याश, और याश के बाद हम इसको कोई भी GH कर देते हैं और ऐड करते हैं। ऐड किया, अब ये डाटा तो हमारे पास ऐड हो जाता है। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन आ गया डाटा हैज़ इंसर्टेड, लेकिन ये डाटा हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हुआ रियल टाइम। हमें पेज को रीलोड करना पड़ता है, देन हमारे पास यहाँ पे डाटा शो होता है। ये याश वाला हमारे पास लास्ट पे आ रहा है। उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप डाटा के अंदर ये वाला, आप ये आपके पास है ना एक ये गेट डाटा वाला, इसको आप पास कर दो
ऐड वाले के अंदर आप यहाँ पे गेट डाटा लिखो, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, अगेन यहाँ पे गेट डाटा, और ये वाला गेट डाटा आप जाओ ऐड डॉट जेएस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स और इसको यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दिया। और जब भी आपका डाटा सबमिट हो, सबमिट होने के बाद जब आपकी इनपुट्स खाली हो जाए, देन अगेन आपका यहाँ पे डाटा गेट डाटा कॉल हो जाए। अब आपका रियल टाइम डाटा जो है वो अपडेट होगा। अब इसके अंदर मैं करता हूँ यहाँ पे अली यासिर और करता हूँ ऐड, तो ये आपका जब डाटा इंसर्ट होगा साथ ही आपके पास शो हो जाएगा। अब ये आपका डाटा इंसर्ट हुआ और साथ ही आपका अली यासिर शो हो गया। अब आपने डाटा को इंसर्ट करना भी सीख लिया, डाटा को व्यू करना भी सीख लिया और डाटा को डिलीट करना भी सीख लिया। अब लास्ट में हमारे पास रहता है डाटा को अपडेट करना। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे आप PHP में काम करो, Node.js में काम करो, रिएक्ट, एंगुलर, पाइथन, जिसमें भी, जब आपका आता है ना CRUD ऑपरेशन, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो डाटा को अपडेट करना होता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, जैसे इसमें दो कंसेप्ट हमने ज़हन में रखने होते हैं कि पहले हमने डाटा को गेट करना होता है, गेट करके हमने फॉर्म में शो करवाना होता है। जब हम फॉर्म में डाटा को शो करवा लेते हैं, उसके बाद हमने उसको अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रखनी है। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करने के बाद अगेन हम डाटा को अपडेट करते हैं। तो अब डाटा को अपडेट करने के लिए हम आएंगे VS कोड के अंदर, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका हम नाम रखेंगे update.jsx, और इसके अंदर हम कंपोनेंट बनाएंगे अपडेट नाम से, कांस्टेंट अपडेट। और जब भी आपने कंपोनेंट बनाना होता है, इसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हो हमेशा, जब आप स्मॉल रखोगे तो ये वर्क नहीं करता। उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे कोई डाटा दे देंगे। हम जैसे इसके अंदर जैसे इसके अंदर फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट और अपडेट। अब इसको हम लगा लेते हैं data.jsx के अंदर, ये टेबल के ऊपर ना, जहाँ पे हमारे पास लगा हुआ ऐड, इसी के नीचे हम लगा लेंगे अपडेट को भी। अब ये एक ड्रॉ में ना दो फॉर्म आ जाएंगे, फिर हम इसको ऑन क्लिक के ऊपर चेंज करवा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट किया यहाँ पे इंपोर्ट अपडेट। अब इस अपडेट को हम लगा लेते हैं सेम इसके नीचे, ये इसके नीचे। अब इसको करें यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपडेट। अच्छा, अभी ये फॉर्म जो रीलोड हो रहा है, आई थिंक शायद इसका जो सर्वर है वो भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी कंपाइल हो रहा है, एंड बिग पैकेज है, रिएक्टर भी स्टार्ट नहीं सही से। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ी सी हेडिंग चेंज कर लेते हैं, अपडेट की तरह ये वाला, इसके अंदर हम लिख लेते हैं एक H1 की हेडिंग, और उसके अंदर हम लिखते हैं अपडेट। सेव किया। अब इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, ये हमारे पास अपडेट भी आ गया। अब इस अपडेट के अंदर भी हमने फॉर्म लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर हमारे पास अपडेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डिव, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे क्लास, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे अपडेट फॉर्म, अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म, और इसके अंदर हम लगाएंगे एक H1 की हेडिंग, उसको हम नाम देंगे अपडेट स्टूडेंट, और इसके नीचे हम लगा देंगे इसको यहाँ पे वैल्यू इसकी, बल्कि इसके नीचे हम लगा लेंगे एक और डिव, और उस डिव के अंदर हम देंगे एक फॉर्म डिव, और इस डिव को हम यहाँ पे नाम देंगे क्लास फॉर्म डिव अंडरस्कोर डिव, और इसके अंदर हम लगाएंगे इनपुट्स, इनपुट टाइप इसकी हम लगा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2 दफ़ा, और इसके नीचे हम लिख लेंगे बटन का टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपडेट। सेव किया। अब इसको और करते हैं, तो ये हमारे पास अपडेट फॉर्म आ गया, और साथ में हमारे पास ये 2 इनपुट्स भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ये डाटा जब हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्म की आप टेंशन ना लो कि आपके पास अभी 2 फॉर्म आ रहे हैं, जब इसको हमने कंप्लीट कर लेना ना, तो हमारे पास जस्ट स्टूडेंट आएगा। जब हम अपडेट के ऊपर क्लिक किया करेंगे ना, तो ये स्टूडेंट वाला हमारे पास गायब हो जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, और ये जो हमारे पास अपडेट वाला ये शो हो जाएगा। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही आसान है, आप एट द एंड इसको अच्छे से सीख जाओगे।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपडेट बटन के ऊपर एक क्यूरी लगानी है जिसके थ्रू आपका ये जो डाटा है ना ये फार्म के अंदर आ जाए। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे डाटा डॉट जे के अंदर, डाटा डॉट जे और ये जो हमारे पास ये बटन है ना अपडेट वाला, इसके ऊपर हमने लगाना ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और इसके ऑन क्लिक के ऊपर सेम हम एक एरो फंक्शन सेट करेंगे, उसके अंदर उसका हम नाम देंगे अपडेट फार्म, हम बल्कि इस तरह से दे देंगे अपडेट फार्म। और इसके अंदर हम देंगे आइटम आईडी, हमने एक स्पेसिफिक आईडी जो इसके अंदर आईडी कंटेन होगी ना उस आईडी के अगेंस्ट हमने इसको अपडेट करना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो फंक्शन है ये आपने ऊपर डिक्लेयर कर लेना, जहाँ पे आपके पास डिलीट लगा हुआ ना, डिलीट के ऊपर यहाँ पे एक कमेंट लगाओ, कमेंट के अंदर लिखो अपडेट फार्म, या इसको आप लिखो गेट आइटम्स इनटू फार्म। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक आप कांस्टेंट डिफाइन करो, कांस्टेंट, और उसका नाम लिखो आप यहाँ पे अपडेट फार्म। ठीक हो गया। और इसके अंदर आप एक जो आईडी है वो पास कर दो, क्योंकि इसके अंदर आईडी पास करने की जरूरत है, जैसे इसको अपडेट, लेकिन इसके अंदर आईडी पास करेंगे क्योंकि आईडी हमारी वहाँ से आ रही है, उस आईडी के अंदर हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट किया और इसके ऊपर ना आपने 3 ले लेनी है कांस्टेंट, जिसके अंदर हमारे पास आईडी, नेम और जो लास्ट नेम है वो हो। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट एक और एरे, इसके अंदर फर्स्ट देंगे माई आईडी और सेकंड इसको देंगे सेट माई आईडी, इसको इक्वल किया और यूज स्टेट और इसको एम्प्टी कर दिया। सेम इस तरह से हम लेंगे फर्स्ट नेम के लिए, तो यहाँ से हम कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर अपडेट यू, इसको यू रख दो पहले नाम, और उसके बाद नेम, यू नेम और सेकंड इसको देंगे यू लास्ट नेम, यू अंडरस्कोर लास्ट नेम। ठीक हो गया। और इसको भी हम यहाँ पर अंडरस्कोर दे देते हैं, और इसके साथ यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम इसको दे देंगे यहाँ पे इसको खाली दे देंगे। ये हमारा यू नेम है तो इसको हम करेंगे यहाँ पे अपडेट यू नेम, तो सेट यू नेम, या अपडेट रख दो तभी कोई मसला नहीं, वो आपने अपनी मर्जी से नाम रखने होते हैं। सेट यू नेम और इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे आप कर लो लास्ट नेम, यू लास्ट नेम, और यहाँ पे आप सेट यू लास्ट नेम, ये बता, और इसके स्टार्ट में आप लगा दो सेट। ठीक हो गया। अब ये आपकी जो वेरिएबल्स हैं डिफाइन होगी, जिसके अंदर आपने डाटा लेके आना है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे एक्सेस लगाना है, क्योंकि हमने डाटा को पहले गेट करना है। हम लगाएंगे एक्सेस डॉट गेट, और गेट के अंदर आप लगाओगे यूआरएल, किस यूआरएल के अगेंस्ट आपने इस डाटा को गेट करना है। इसके अंदर आप लगाओगे बैकट्रिक्स, तो ये वाला डाटा हमारा, ये वाला यूआरएल, इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लगा दिया। अब इसके लास्ट पे आपने आईडी को लगाना है, तो यहाँ पे $साइन और फिर करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम आईडी को पास कर देंगे, और उसके बाद लास्ट पे इसका हम लगा देंगे डॉट देन, कि जब हमारे पास ये डाटा इसका आ जाए तो रिस्पॉन्स, और यहाँ पे तो जब रिस्पॉन्स आ जाए तो हम कंसोल के अंदर पहले इसको प्रिंट करवाएंगे, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दो, सेव किया। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल। अब जैसे हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला डाटा आना चाहिए। अपडेट पे क्लिक किया तो अभी हमारे पास डाटा जो है वो नहीं आ रहा, इसको रिलोड करते हैं, नेट इशू ना हो। अब इसको क्लिक करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया, डाटा भी आ गया, और इसके अंदर बाकी जितनी भी डिटेल थी वो की आ गई। रिस्पॉन्स के अंदर जितना भी था डाटा, हेडर और सारा कुछ आ गया। अब इसके आप आगे लगा दो डॉट डाटा, तो हमारे पास स्पेसिफिक वहाँ से लिया वो आ जाएगा। अपडेट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे, और ये हमारे पास डाटा आ गया, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जो हमारा यहाँ पे डाटा मौजूद था। अब इस डाटा को हमने ले जाना नेक्स्ट फार्म के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने पहले लगाए ना, ये माई आईडी और ये हमारे पास सेट नेम और सेट लास्ट नेम, अब इसके अंदर ये डाटा हमने पास कर देना है। अब हमारा जो डाटा आ रहा है ना वो आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, अगर हम आपको दिखाऊँ तो ये रिस्पॉन्स डाटा इसके अंदर। अब जब हमने नेम गेट करना तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट नेम। अगर हमने लास्ट नेम गेट करना तो लिखेंगे हम रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट लास्ट नेम। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट फर्स्ट नेम को, सेट यू नेम
ये वाला। तो इसके अंदर हम पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट नेम। ठीक हो गया। ये आपने देने हैं वो वाला यूआरएल जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, या सॉरी नेम और लास्ट नेम, ये वाला। इसके अगेंस्ट हमने इसको अपडेट करना है। अब लास्ट नेम का यहाँ से लेते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सेट यू लास्ट नेम, यहाँ पे सेट यू लास्ट नेम, ये आ गया। और इसके अंदर हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट लास्ट है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये आईडी है, इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे कि किस आईडी को यहाँ से गेट करना है। तो सेट आईडी के अंदर, या आप ना भी करो तो कोई नहीं, क्योंकि हमने आईडी को अपडेट नहीं करना, लेकिन इसको हमने लगा लेना। इससे हमारी जो आईडी है उसको गेट करना आसान हो जाता है, डाटा डॉट आईडी। ठीक हो गया। अब ये जितने भी यूआरएल हैं, ये जितने भी आपके पास डाटा है ना, ये सारा आपने पास कर देना है इस फॉर्म जो आपके पास अपडेट कंपोनेंट है ना, इसके अंदर। तो आप सबसे पहले इसके अंदर सेट करोगे यहाँ पे नेम, तो हम लिखेंगे यू नेम, या वैसे नेम लिख लो तब भी कोई मसला नहीं, यू नेम। तो यू नेम के अंदर हम तो इसको हम लिख देंगे नेम, ताकि हमारे पास वहाँ पे डाटा को अपडेट करना आसान हो जाए। नेम, और नेम के अंदर हम इसका डाटा देंगे कि हमारे पास है ये यू नेम फर्स्ट वाला, ये वाला यू नेम। ठीक हो गया। अब ये वाला जो डाटा है ये हमारा आ रहा है इसके अंदर। जब हमने वहाँ पे गेट करना है ना, तो हम इस नेम के थ्रू गेट करेंगे। उसके बाद लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के अंदर हमारे पास है वो, हमारे पास है यहाँ पे ये यू लास्ट नेम। अब यू के अंदर जब डाटा अपडेट हो जाना है, तो वो डाटा आ जाएगा जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया, तो वो वाला डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जब हमने क्लिक करना है तो यू का जो डाटा है और यू नेम का जो डाटा है, यू लास्ट नेम और यू नेम का, वो आ जाना ये वाला। जब हमने इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो अली यासिर और ये वाला डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी इसके बाकी फंक्शन है, क्योंकि जस्ट हमने इसको तो नहीं पास करना, इसमें हमने आईडी और बाकी चीज़ें भी करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आईडी को भी कर लेंगे। तो उसके लिए आप लिखेंगे हम आईडी, और आईडी के अंदर हम करेंगे माई आईडी। ठीक हो गया। अब ये भी ये वाली इसके अंदर, अब ये जितनी भी आपने यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन की है ना, उन सब को आपने आगे पास कर लेना है। अब आपका यू नेम भी हो गया, यू लास्ट नेम भी हो गया, और उसके बाद आपके पास ये आईडी भी आ गई, आईडी को भी आपने पास कर लिया। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं सेव, और उसके बाद जो गेट डाटा ना, इसको भी पास कर लेते हैं, बल्कि इसको भी नहीं करते, पहले ये वाला डाटा सारा वहाँ पे लगा लेते हैं। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे अपडेट वाले करनल अपडेट और JSX। अब जितने भी आपने वहाँ पे डिफाइन किए ना, उन सब को आप यहाँ पे ले लो। नेम को आपने डिफाइन किया है, अगर आप यहाँ पे देखो ना, हमने डिफाइन किया यहाँ पे डाटा डॉट JSX के अंदर, नेम को डिफाइन किया, लास्ट नेम को डिफाइन किया और आईडी को डिफाइन किया। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी सबको ले लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। और अब इस फॉर्म के ऊपर हम ना एक दफ़ा जस्ट आईडी को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास आईडी प्रिंट हो रही है कि नहीं। हम यहाँ पे जस्ट करली ब्रैकेट्स लेंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर आईडी को पास कर देंगे। सेव किया। अब हम किसी भी फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास आईडी आ गई 9। अगर यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ 3, अपडेट किया तो ये हमारे पास 4, फिर अपडेट किया ये हमारे पास आ गई 7। अब जो भी डाटा था वो डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो डाटा हमारे पास इधर आ रहा है ना, इस डाटा को हमने इसके अंदर स्टोर करवाना है। ये जो हमारे पास आ रही है ना इनपुट्स, इनपुट्स के अंदर हमने स्टोर करवाना है, क्योंकि हमने अपडेट करना है इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे अगेन, और यहाँ पे हम इसको ऐसे, बल्कि आईडी हमने टॉप पे प्रिंट करवानी है तो आईडी को ऐसे ही लिखा रहने दो। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ इनपुट्स के अंदर। अब इनपुट्स के अंदर आपने ये सारी जो वैल्यूज़ है वो देनी है। तो सबसे पहले हम देंगे इसके प्लेस होल्डर, बल्कि वैल्यू देंगे इसको, वैल्यू हम देंगे नेम। जो सेकेंड इनपुट है इसके अंदर हम वैल्यू और लास्ट नेम को प्रिंट करवा देंगे, लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा किसी भी आइकन के ऊपर, किसी भी बटन के ऊपर, अब बाबर को मैंने यहाँ पे गेट करना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बाबर, तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाबर। लेकिन इसका मसला ये है कि इसके अंदर मैं डाटा को, ये देखें ना, डिलीट नहीं कर सकता। जो हमारे पास आ गया इसके अंदर मैं डाटा को अपडेट नहीं कर सकता। इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपने आ जाना अगेन डाटा डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे आपने सेट नेम और सेट लास्ट नेम के नाम से 2 डिफाइन कर लेनी है इनपुट्स नहीं, इसको आप दे सकते हैं एट्रीब्यूट्स। सेट नेम, और सेट नेम के अंदर आप दोगे यहाँ पे सेट यू नेम, ये ऊपर हमारे पास जो आ रहा है ना, ये हमने डिफाइन किए हैं, ये वाले सेट यू नेम, इसको पास कर देंगे।
यहाँ पे। और सेकंड हमारे पास हमने सेट करना लास्ट नेम को, तो यहाँ पे सेट लास्ट नेम, इसके अंदर हम पास कर देंगे सेकंड वाले को। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास इसके सेकंड जो वैल्यूज़ हैं वो भी आ जाएंगी। इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। अब इन सेट नेम और सेट लास्ट नेम को आप अपडेट.js के अंदर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको किया सेट लास्ट नेम और सेट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेट नेम, ये वाला, इसको भी कॉपी कर लिया और अपडेट.js के अंदर यहाँ पे इसको भी कर लिया। अब इन दोनों को हमने इसके ऑन चेंज के ऊपर लगा देना कि जब इसको हम चेंज करें ना, ऑन चेंज, जब भी हम एलिमेंट को करें चेंज तो हमारे पास एक एरो फंक्शन आ जाए। एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास ई का मतलब एग्जैक्ट जिससे इनपुट के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं वो उसका इंडेक्स आ गया। उसके बाद सेट नेम, और सेट नेम के अंदर हम e.target.value सेव किया। अब इसके ऊपर हम कोई भी डाटा लिख के अगर इसके अंदर हम चीज़ें चेंज करते हैं या इसको हम डिलीट करते हैं तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं और इसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हमने भी कोई डाटा नहीं दिया। सर इसके अंदर हमने ऑन चेंज इवेंट नहीं लगाया। तो सेम इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। फिर आपने इवेंट को कॉपी करना है, कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आप आ रहा है सेट नेम, तो यहाँ पे आप लगा दो सेट लास्ट है, सेट लास्ट नेम, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पास किया सेट यू लास्ट नेम, ये वाला। अच्छा, इसको हमने अगर डाटा.js के अंदर आए तो हमने इसको दिया यहाँ पे ये सेट लास्ट नेम, ये हमने नहीं दिया, ये हमने दिया सेट लास्ट नेम। इसको हमने सही से गेट नहीं किया, इसको हम अगेन यहाँ पे सही से गेट करते हैं, सेट लास्ट नेम और यहाँ पे भी सेट लास्ट नेम। अब ये आपका डाटा गेट हो गया। अब उसके बाद जो आपका बटन है, बटन के ऊपर हमने एक लगा देना इवेंट बटन, और बटन के ऊपर हमने इवेंट लगाया ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर आपने एक फंक्शन लगा देना है कि आप अपडेट कर दो डाटा को। तो उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट हैंडल, सेव किया, अपडेट हैंडल कर दिया। अब इस अपडेट हैंडल को हमने ऊपर डिफाइन करना है क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे अपडेट हैंडल कॉन्स्टेंट अपडेट हैंडल। उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन देंगे और यहाँ पे अब इसके अंदर जो हमने मेन यूआरएल के ऊपर काम कर रहे हैं उसको हम गेट करेंगे एक्सेस को हमने यहाँ पे ऊपर पहले इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद डॉट पुट, जब आपने डाटा को अपडेट करना है ना तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो पुट का, पुट, और फिर आप दे दोगे यहाँ पे इसका यूआरएल जो हमने वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वाला यूआरएल हमने यहाँ से किया कॉपी, सारे यूआरएल को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद आएंगे हम अपडेट.js के अंदर, और यहाँ पे भी हमने बैकटिक्स के अंदर इसको लिखना है बैकटिक्स, और लास्ट में हमने इसके अंदर इसको लगा देनी आईडी। तो यहाँ पे भी हम डॉलर साइन करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर आईडी पास कर देंगे और ये वाली आईडी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देना कॉमा इसी के अंदर जहाँ पे आपके पास ये बैकटिक्स एंड हो रहे हैं, उसके बाद कॉमा और फिर करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आपने जो फर्स्ट आपके पास है, जो आपके पास एलिमेंट है इसका नेम, अब नेम के अंदर आपने इसको वैल्यू दे देनी है ये वाली, अब हमारे पास जो आ रही है ये नेम वाली, और सेकंड इसको आपने दे देनी है ये लास्ट नेम वाली। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लास्ट नेम, और लास्ट नेम की हमने वैल्यू दे देनी है ये लास्ट नेम, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक इवेंट लगा देना है, सॉरी इवेंट नहीं, प्रॉमिस लगा देना है। देन जब आपके पास ये चीज़ें ठीक हो जाएं देन आपका रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो। एक दफ़ा हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे रिस्पॉन्स को, हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो गया, सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम कोई भी डाटा ये जो डाटा लिखा हुआ है इसके ऊपर हम जस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, अगर हमारे पास नीचे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है, अदरवाइज़ हमारा कहीं ना कहीं पे एरर आ रहा है। तो इसको अगेन मैं कोई भी लिखता हूँ बराबर, ये हमारे पास डाटा आ रहा है नीचे, ये देखा आ गया। थोड़ी सी देर ले रहा है, आई थिंक नेट स्लो है। अब इसको अपडेट करते हैं तो ये हमारे पास नीचे डाटा आ रहा है, उसने डाटा को अपडेट कर दिया, देखें बराबर जो हमने यहाँ पे लिखा था उसने इसको यहाँ पे नीचे अपडेट कर दिया। अब इसने इसको यहाँ पे तो अपडेट किया है, हमने क्या करना था, हमने इसकी विंडो लोकेशन चेंज कर देनी है। जब भी आपका ये डाटा हो जाए तो विंडो लोकेशन हमारे पास जो हमारा पेज है वो रीलोड हो जाए, जैसे रीलोड होगा हमारा जो डाटा वो अपडेट हो जाएगा। रीलोड यहाँ पे सेव किया और अब इसको यहाँ पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को लेता हूँ, आंसर लिखो, अपडेट किया,
तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म पे आ जाएगा आंसर। बस नेट की वजह से स्लो हो रहा है काम। ये हमारे पास आंसर आ गया, और आंसर की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रहमान, रहमान, और अपडेट के ऊपर क्लिक किया, हमारा जो पेज है उसी वक्त रीलोड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रहमान है वो आ जाएगा। ये आ गया, रहमान आ गया। तो अब आपका जो डाटा है वो भी अपडेट हो गया। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ रहेगी कि जब हम इसके ऊपर करते हैं ना, मतलब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये वाला फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट वाला भी शो हो रहा है और अपडेट वाला भी हो रहा है। अब इसको जो अचीव करना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए सिंपल आपने आ जाना है अपनी जो आपके पास है ये अपडेट वाला कंपोनेंट, इसके अंदर आपने जो फर्स्ट डिव है इसको कॉपी करना है, या इसके अंदर आप इस तरह से करो कि CSS की फाइल के अंदर आ जाओ डायरेक्ट यहाँ पे। इसको और भी आपको मैं ना कर देता हूँ आसान मेथड, शो लगाओ क्लास, और इसका हम कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, और फिर इसको आप लगा दो यहाँ पे, आप इसको क्लास लगा दो यहाँ पे हाइड, और हाइड के अंदर आप इसको लगा दो यहाँ पे डिस्प्ले नन। ठीक हो गया। और जो आपने पहले ली है क्लास ये अपडेटेड डिव वाली, इसको आप डिस्प्ले कर दो इसका नन। ठीक होगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये आपके पास नन होगी। अब बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास ये इसकी जो क्लास है वो नन हो जाएगी, ये आपके पास शो नहीं होगा। इसको हम रीलोड करते हैं, रीआ देते हैं, स्टूडेंट आपके पास आ रहा है लेकिन अपडेट वाला आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन अपडेट का डाटा नीचे आ रहा है। अब अपडेट बटन के ऊपर हमने क्या करना है, इसको हाइड कर देंगे स्टूडेंट को, और जो अपडेट वाली है उसको शो कर देंगे। उसके लिए आपने आ जाना हमारे जो data.jsx है इसके अंदर, और यहाँ पे आपका जो डाटा अपडेट हो रहा है ना, यहाँ पे आपका डाटा अपडेट हुआ, आपने आइटम्स ले ली, इससे बाहर आना है। ये जो आपके पास गेट है ना, इससे बाहर आना, लेकिन अपडेट फंक्शन के अंदर ही रहना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप देखो अपडेट फॉर्म, जो आपने वहाँ से क्लास कॉपी की थी ना अपडेट वाली, अपडेट फॉर्म, उसके आप लगाओगे डॉट क्लास लिस्ट, इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड कर दो इसके अंदर शो। अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अपडेट फॉर्म है वो भी शो हो जाएगा, ये भी आपका शो हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास एक एरर आ रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है कि क्लास लिस्ट हमारे पास एरर कर रही है। तो अच्छा, इसके अंदर हम अपडेट, अच्छा क्वेरी सिलेक्टर के साथ हमने क्लास नहीं लगाई, जब भी आपने क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल करना है तो आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, क्लास को ऐड करने के लिए हैश लगाना है, आईडी को ऐड करने के लिए। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये आपको अपडेट शो हो गया और स्टूडेंट भी शो हो रहा है। अब जब अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम स्टूडेंट को हाइड कर देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और ऐड जो आपके पास JSX है इसके अंदर हमने क्लास लगाई हुई है ऐड डाटा, ये वाले ऐड डाटा वाली, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे data.js के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर जो क्लास है वो ऐड कर देंगे हाइड वाली। सेव किया। अब जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक किया करेंगे, अब जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपडेट वाली आईडी शो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है वो आपके पास गायब हो जाएगी, स्टूडेंट वाली जो डिव है वो आपके पास गायब हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने कोई भी डाटा लिखना है, मिसाल के तौर पे आपके पास अली आ रहा होता है, लेकिन भैया मैं लास्ट पे कर देता हूँ रहमान, और कोई भी मतलब डाटा को अपडेट करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे डाटा अपडेट हो जाएगा, और हमारे पास अगेन पेज रीलोड हो जाएगा। जब पेज रीलोड होगा तो हमारे पास अगेन जो स्टूडेंट वाला डिव था वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास अपडेट हुआ तो हमारे पास स्टूडेंट वाला आ गया। अब जैसे इस अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन तो हमारे पास अपडेट वाली आईडी भी आ गई, इसके अंदर डाटा भी आ गया, और अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे पास सेम वो वाला रिजल्ट आ गया, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आ गया और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स आ गई। ये देखें, अब जिस तरह से हमारा जो मेन पेज शो हो रहा था उसी तरह से हो गया। अब हम डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डाटा को ऐड भी कर सकते हैं। तो अब हमारा जो करंट ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ऐप हमारी कंप्लीट होगी। अब इसको हमने होस्ट करना है गिटहब के ऊपर। उसके लिए आपने यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल लेना है। न्यू टर्मिनल लेने के बाद आपने इस फोल्डर के अंदर नेविगेट करना, जिस तरह से मेरा क्रड ऐप फॉर यूट्यूब उसके आगे फोल्डर है क्रड ऐप, तो यहाँ मैं लिखूंगा CD और क्रड ऐप। ठीक हो गया, इंटर किया। उसके बाद एक हमारे पास पैकेज होता है npm igh-pages, गिटहब पेजेस, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और साथ ही आपने गिटहब के ऊपर आ जाना और यहाँ पे एक आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। अगर आपके पास से पहले गिटहब का अकाउंट मौजूद है तो उसी को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और एक न्यू रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट कर लेनी है। इसको हम नाम देंगे माई क्रड ऐप फॉर यूट्यूब। आप जो भी नाम देना चाहो, मैं इसको ये गलत रख लूँ ताकि इसको बाद में चेंज ना करूँ और आप इसको लाइफ टाइम देख सको।
माई क्राड ऐप फॉर यूट्यूब। उसके बाद आपने इसको कर लेना है क्रिएट रिपोजिटरी, इसको क्रिएट किया तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं जिनके थ्रू हमने अपने सारे फोल्डर को ऑनलाइन होस्ट करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अगेन VS कोड के अंदर, ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया, इसको आप चेक कर सकते हो package.json के अंदर, और यहाँ पे आप इसको चेक कर लो डिपेंडेंसीज के अंदर। तो ये हमारे पास सभी आई थिंक यहाँ पे इस package.json में आना है, और यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं, इसको हम npm आई और साथ में सेव करते हैं gh-pages और साथ -save, ताकि डिपेंडेंसीज के अंदर ये हमारे पास सेव हो जाए। और इसका अब थोड़ी सी देर लगेगी इंस्टॉल होते वक्त। ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, package.json के अंदर चेक करेंगे तो अभी भी हमारे पास आना चाहिए। इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे चेक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास GitHub पेजेस, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आना है यहाँ पे होम पेज, आपने लिखना है कीवर्ड होम पेज, और इसके अंदर आपने देना है उस रिपोजिटरी का लिंक। उसके लिए आप इसको सबसे पहले दोगे https:// और उसके बाद // और फिर आपने देना है गिटहब का यूज़र नेम। मेरा यूज़र नेम है यहाँ पे बाबर अली 267, इसको यहाँ से मैं कट करूँगा, ये कॉपी करूँगा, वो दे दिया। उसके बाद आपने लिखना है .git और hubhub.io/ और उसके बाद आपने दे देनी है अपनी रिपोजिटरी का नाम। ये हमारे पास रिपोजिटरी का नाम है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक हो गया, अब हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट में आना है, स्क्रिप्ट के अंदर आपने एक कमांड लिखनी है। सबसे पहले आप इसको कमांड लिखोगे प्री डिप्लॉय, यहाँ पे प्री डिप्लॉय, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कमांड लिखनी है npm run build, ये कमांड होगी। और सेकंड आपने इसको कमांड देनी है डिप्लॉय, और डिप्लॉय के अंदर आपने इसको कमांड देनी है यहाँ पे gh-pages, इसका मतलब है GitHub pages -d और फिर आपने देना बिल्ड। ठीक हो गया, और इसको आपने अगेन लगा देना कॉमा। अभी आपके ऑलमोस्ट सारी ऐप्स कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे गेट को इनिशियलाइज करना है। जितनी आपकी ये कमांड्स हैं ये सारी आपने कमांड दे के, और जितने भी आपकी ये React.js की फाइल्स हैं उनको आपने ऑनलाइन होस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट इनिट, जो हमारे पास यहाँ पे पहली कमांड आ रही है गेट इनिट, उसको लिखा, फिर इंटर किया, गेट हमारी इनिशियलाइज होगी। उसके बाद आपने गेट ऐड और उसके बाद डॉट लगा देना, फिर आपने करना इंटर। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी ऑनलाइन होस्ट हो जाएंगी। उसके बाद जितनी भी ये बाकी आ रही हैं गेट कमांड्स m-first comment गेट branch-m.main, इन सब को आपने कर लेना यहाँ से कॉपी, चारों कमांड्स को अलग अलग से 1 by 1 लिखना चाहो वो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपने इन चारों को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करके पेस्ट किया और लास्ट में आपने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है, और आपकी थोड़ी सी देर लगेगी, बस 1 या 2 मिनट, और उसके बाद आपकी ये जितना भी कोड है ऑनलाइन होस्ट हो जाएगा। आपका ये कोड जो ऑनलाइन होस्ट हो गया, अब ये आपका 34% हो गया। बस आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि समटाइम इंटरनेट की स्पीड और फाइल का साइज़ ये हर चीज़ मैटर कर रही होती है। अब ये सारी फाइल आपकी होस्ट होगी, बस आपने इसको रीलोड करना है, और ये जितनी भी आपकी फाइल्स हैं यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कमांड्स हैं, उनको आपने रन करना है। सबसे पहले आपने कमांड रन करनी है npm रन, और आपकी पहली जो कमांड आपने यहाँ पे दी थी अलग से प्री डिप्लॉय, ये वाली प्री डिप्लॉय, इसको आपने यहाँ से एक दफ़ा रन कर देना है, और उसके बाद आपने रन कर देना है npm रन डिप्लॉय, और आपकी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन होस्ट हो जाएगी। ये आपकी प्री डिप्लॉय वाली कमांड पूरी होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बिल्ड वाला फोल्डर बन जाएगा। ठीक हो गया, और आपने लास्ट एक और कमांड लिख देनी है npm रन और डिप्लॉय, ये आपकी लास्ट कमांड होगी। बस इस कमांड के कंप्लीट होने का आपने वेट करना है। ये आपकी सेकंड कमांड भी कंप्लीट होगी। उसके बाद जस्ट आपने पेज को यहाँ से रीलोड करना है, और यहाँ पे आपने जहाँ पे मेन आपका आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना, आपके पास यहाँ पे gh-pages आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे gh-pages आ जाए, इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन होस्ट हो गया है। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो पेजेस आ रहे हैं साइड पे, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे आपकी वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी होगी। समटाइम ये 2-3 मिनट, ये 5 मिनट ले लेता है, आपने वेट कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे GitHub पेजेस आ गया ना वहाँ पे, तो ये आपकी जो वेबसाइट है ये होस्ट हो चुकी है। जस्ट आपने विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो प्रोजेक्ट आप लोकल सर्वर पे यूज़ कर रहे थे वो आपका अब ग्लोबल सर्वर के ऊपर चला गया। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो।
ये प्रोजेक्ट हमारा ऑनलाइन होस्टेड है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।